नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राम मंदिर की, आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की। और यह बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज अब अगस्त का पहला दिन 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की शुरुआत हो रही है, शिलान्यास होगा। 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ भी है। 5 अगस्त 2019 को ही अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। यह कहा गया था कि यह विकास के लिए किया जा रहा है। और जहां तक बात समान नागरिक संहिता की है, तो ट्रिपल तलाक आज ही के दिन 1 साल पहले इसे कानूनी मान्यता जो थी वो खारिज कर दी गई थी और इसे गैर कानूनी अवैध करार दिया गया था। तो इसका हासिल क्या है? और यहां पर मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आपको बताऊंगा। 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ, बीजेपी एक पार्टी बनी, तो उनकी मूल आत्मा में 3 बड़े मुद्दे थे। यही 3 मुद्दे, राम मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह मूल आत्मा थी। सरकारें बनी, 13 दिन की सरकार बनी 1996 में, 98 में सरकार बनी, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। लेकिन इन मुद्दों को, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का दौर था, बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी, ये मुद्दे हाशिए पर डाल दिए जाते थे, क्योंकि जितने भी घटक थे, जितने भी सहयोगी थे, वो खुलकर इनका पुरजोर विरोध किया करते थे। लेकिन 2014 में 282 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई, मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, और 2019 में यह आंकड़ा 303 पर पहुंच गया। और उसके बाद बीजेपी ने खुलकर अपने इन 3 मुद्दों को इंप्लीमेंट करने, इनको लागू करने पर काम शुरू किया। तो यह पृष्ठभूमि भी आपको बतानी जरूरी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल 3 तलाक, 370 और अयोध्या के बाद क्या है एजेंडा? और क्या 1 साल में कश्मीर के अच्छे दिन आए? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के लखनऊ में पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उनके उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं, इरफान हाफिज लोन वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर के लोगों के दुख दर्द को खुलकर वो इसका इजहार करते हैं। और आपको ईद की मुबारकबाद भी, इरफान हाफिज लोन। आशुतोष जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम की एक किताब भी लिखी है। इसके अलावा सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था चलाते हैं, ये भी एक प्राउड कश्मीरी हैं, ये भी चर्चा में जुड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये, और मैंने पृष्ठभूमि में वजह बताई कि मैं 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों कर रहा हूं। ये लगभग लागू हो गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मतलब तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक हटा दिया गया है। 1 साल हो गया, तो देश के अच्छे दिन आ गए। सुधांशु, देखिए, आपने जो 3 विषयों की बात कही है, ईमानदारी से आप देखें तो आजादी के समय इनमें से कोई विषय था तो आजादी के समय का अनफिनिश्ड एजेंडा है, अथवा आजादी के बाद प्रतिगामी राजनीति के चलते हुए राष्ट्र हित को दरकिनार रखते हुए किए गए गलत फैसले थे जिन्हें सिर्फ उल्टा गया है। अब उदाहरण के लिए मैं पहले तो शुरू करता हूं। धारा 370, जिस समय 24 अक्टूबर 1948 को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया था, वो हूबहू शब्दशः वही था जो बाकी 564 रियासतों के लिए था। मगर उसके बावजूद 2 साल के बाद इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए गए। भारत के इतिहास का ऐसा विचित्र संवैधानिक परिवर्तन था जो बगैर संसद में पास हुए हो गया। ऐसा विचित्र संवैधानिक परिवर्तन था जो संविधान की सूची में नहीं था, पीछे की अनुसूची में लिखा हुआ था। अब आप आइए ट्रिपल तलाक के ऊपर। तो आपको पता है संदीप जी कि मुंसिफ पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना? 1970 में। उससे पहले यह मुद्दा ही नहीं था। क्यों लाया गया आजादी के 23 साल बाद यह मुद्दा? श्री राम जन्मभूमि का विषय आपको पता है कि जब मूर्तियां प्रकट हुई 1949 दिसंबर में, तो 1961 तक
सिर्फ दो ही हिंदू पक्षी पक्षकार थे, महंत और निर्मोही अखाड़ा। ये वक्फ बोर्ड की एंट्री 1961 दिसंबर में होती है, जब 12 साल की मियाद जो कि सिविल सूट में लिमिट है कि उसके बाद वो विचार नहीं, कोई पक्ष आ नहीं सकता, उसमें 10 दिन बाकी रह जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये सारी की सारी चीजें तो आजादी के बाद देश को एक विपरीत दिशा में ले जाने के लिए किए गए बिल्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छा किया आपने, पृष्ठभूमि बता दी सुधांशु त्रिवेदी। पर मेरा सवाल ये आपकी मूल आत्मा के है ना ये 3 मुद्दे, और 1 साल हो गया है, इसलिए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूं, तो अच्छे दिन आ गए देश के। हाँ, अब मैं आपकी बात को उत्तर देता हूं। पहली बात मैं संशोधन करता हूं संदीप जी, मेरी मूल आत्मा नहीं है, भारत की मूल आत्मा के हैं। नहीं, बीजेपी की मूल आत्मा के मुद्दे हैं, भारत के संविधान के मुद्दे नहीं। अब बीजेपी ही भारत हो गई, भारत बीजेपी हो गया, मतलब देवकांत बरुआ की बात आ गई तो अलग बात है। क्योंकि वो कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बीजेपी इज भारत, भारत इज बीजेपी, आप कह रहे हैं। जी नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, समस्या जानते क्या है? हाँ। जो हमारे एजेंडा आप कहते हैं ना, ये सब तो कांग्रेस के एजेंडा थे आजादी के समय। हाँ। ये भारत के एजेंडा से अलग होते चले गए, जनता इनको सत्ता से अलग करती चली गई। ये सारे विषय हमारी तरफ देते चले गए। अरे राम राज्य महात्मा गांधी का अवधारणा थी। ये बताइए सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल ने बनवाया था। हाँ। अब आज अचानक इनको लगने लगा ये बीजेपी का एजेंडा है। हाँ। नहीं, आपके मुद्दे कश्मीर का विलय मतलब भारत के मुद्दे मत बताइए। भारत के मुद्दे होते हैं तो हाशिए पर नहीं डालते ना, 96, 98, 99 हाशिए पर रखा ना इन मुद्दों को। यहाँ फिर मैं आपको एक बात का संशोधन कर दूं, हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 96, 98, 99 में हमने नहीं जारी किया था। 2004, 2009, 2014 कभी भी ये तीनों मुद्दे हमारे एजेंडा से बाहर नहीं थे। नहीं, आपके एजेंडा में नहीं थे, सरकार के मिनिमम एजेंडा फॉर गवर्नेंस जो बनाया जाता था, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उसमें बाहर हो जाता था ना। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं थे, कारण ये उसमें नहीं थे ना। उस वक्त भारत के मुद्दे नहीं थे, उस वक्त सत्ता हासिल करनी जरूरी थी, तो वो मुद्दे नहीं थे। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पर सुधांशु आपने। अच्छे दिन आ गए तो अब भारत में भारत के अच्छे दिन आ गए। हाँ, पहला अच्छा ये हुआ कि 1 वर्ष का ट्रिपल तलाक का जो आंकड़ा दिया गया है, भारी परिवर्तन आया है तलाक के बिद्दत के मामलों में। तो मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान में भारी परिवर्तन एक साथ। आइए कश्मीर, धारा 370, एक छोटा सा परिवर्तन, बाकी में तो हम और आप बहस करेंगे, कभी भी करते रहेंगे। ये बताइए, अब ISIS के झंडे दिखाई पड़ते हैं? अब पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी जान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था विकास के लिए कर रहे हैं हम ये। अब मैं दूसरी एक मिनट, नहीं मैं थोड़ा अब यहाँ पे रोक दूं। विकास के लिए कर रहे हैं तो 40,000 करोड़ का वहां नुकसान हो गया। 84,000 पद खाली हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं जारी कर रहा हूं। गृह मंत्रालय ने बताया 84,000 से ज्यादा पद खाली। ग्रुप 4 के 22,078 पद, नॉन गैजेटेड पद 54,375, गैजेटेड लेवल के 7,552 पद। एक नौकरी नहीं लगी, मोटी मोटी अगर मैं बात कहूं, 1 साल में किसी कश्मीरी की। विकास हो गया कश्मीर का। कितनी अच्छी बात है, जो कश्मीरियों के हितों के चैंपियन बने थे, उनके जमाने में हजारों पद खाली थे। ये हजारों पद मानी बात है, 1 साल में तो नहीं क्रिएट हुए ना। नहीं, 1 साल में एक नहीं भरा क्या? सवाल ये है ना। हाँ, तो अब देखिए, यहां पे जो आपने सवाल किया है, जब व्यवस्था परिवर्तित हुई, यूनियन टेरिटरी बना, उसके लॉज चेंज होंगे, बाई लॉज चेंज होंगे, प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया चल रही है। और आप देखिए, सबसे बड़ी आपने पदों की बात कही, पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला है, वरना इससे पहले आरक्षण तो मिल गया, नौकरी नहीं मिली। आरक्षण को लेकर कूदते फिरे सड़कों पर, बता रहे हैं नौकरी है, स्कूल खुल नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, 4G चल नहीं रहा, 2G में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पद सृजन से लेकर नियुक्ति तक 1 वर्ष से ऊपर की होती है। हमें तो यहाँ बहुत सारे रूल चेंज करने थे, जैसे आरक्षण का विषय। अब देखिए, कश्मीर की कोई भी महिला अब स्वतंत्रता से किसी भी से विवाह कर सकती है, किसी दूसरे मुस्लिम से कर सकती है, उसकी संपत्ति का हक नहीं जाएगा। अब वहां के सफाई कर्मचारियों का बेटा बेटी, अब ये नहीं होगा कि PhD करने के बाद सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। और जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो रही है वहां पर नया, वो एक अलग परिवर्तन है। देखिए, देश 4 महीने में हमारी क्या हालत हो गई।
तालाबंदी के 4 महीनों में लॉकडाउन में हमारा क्या हाल हुआ, मैं अगर ये कहूं, और मैं सनसनीखेज बातें नहीं करता हूं, पर मैं कहूं 12 महीने से कश्मीर तो कंप्लीट लॉकडाउन में है, तो उनका हाल क्या हुआ होगा? गलत कह रहा हूं क्या सुधांशु? संदीप जी, ये पिछले 30-35 सालों में 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने लॉकडाउन नहीं रहा है क्या? 6-6 महीने कर्फ्यू तो आम बात थी कश्मीर में। ये पहली बार हुआ है क्या 88-89 के बाद से, पिछले 30-32 सालों में? तो मतलब आप कह रहे हैं बदलाव हुआ है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। इरफान हाफिज लोन, अगर वक्त लगता है, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। आप हाय तौबा मचा रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कारोबार ठप हो गए। देखिए संदीप जी, हमने तब भी कहा और आज भी कहते हैं कि जिस तरीके से धारा 370 और 35A हमसे चोरों की तरह चुप चुप के असंवैधानिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया, हम तब भी उसकी निंदा करते थे और विरोध करते थे और आज भी करेंगे। 1 साल होने जा रहा है, हम यही कहेंगे कि ये हमारे साथ अन्याय है। संदीप जी, मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन 1 अगस्त आपकी ही चैनल पे शायद चर्चा हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का हमला यात्रियों पे होने जा रहा है, इस कारण वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेना बुलाई जा रही है। इतना बड़ा झूठ हमारे बारे में आप निर्णय कर रहे हैं, हमारी विधानसभा को आप नहीं पूछ रहे हैं। संदीप जी, आपको मालूम है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अगर कोई राज्य की कोई भी स्टेट को तब्दीली करनी होती है, यूटी बनाना होता है, मान लीजिए, उसमें राज्य असेंबली की स्वीकृति चाहिए। आप सुनिए, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। हाँ। लेकिन पार्लियामेंट कहता है जम्मू कश्मीर असेंबली का विकल्प हम है और गवर्नर और राष्ट्रपति वहां की सरकार है। चोरों की तरह इन्होंने हमारे साथ धोखा किया और हम जैसे लोग जो भारत संविधान में एक समस्या का हल चाहते थे, हम लोगों को इन्होंने शर्मिंदा किया है। सईद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान इनाम देता है, रिवार्ड देता है, और जो यहां पर हिंदुस्तान को मानने वाले राजनीतिक लोग थे उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। और मुझे इस बात की चिंता है। आप आइए संदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, आइए और आम जनता से पूछिए, वो सारे इस निर्णय से बहुत दुखित है और हिंदुस्तान से बहुत दूर भाग चुके हैं। पर क्या आतंकवाद में कमी नहीं आई? मेरे पास आंकड़े हैं इरफान हाफिज लोन, 36% कमी आई। आतंकवाद में कमी आई है कि नहीं? 6 महीने में टॉप कमांडर, 4 टॉप कमांडर समेत 138 आतंकी ढेर हुए हैं कि नहीं? धारा 370 कोई डेवलपमेंट में रुकावट नहीं थी। बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से हमारे लोग बहुत ही अच्छे थे, उनकी अर्थव्यवस्था उनसे अच्छी थी, हमारा उनसे अच्छा विकास था। यहां पर जो खून बह रहा है, नहीं, मैं आतंकवाद की बात कह रहा हूं ना, शायद लगता है आप तक पूरी आवाज नहीं जा रही। सुशील पंडित स्क्रीन पर। सुशील पंडित, कश्मीर के अच्छे दिन आ गए क्या? मैंने नौकरियों की कमी का जिक्र किया है, 40,000 करोड़ का ये कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स ये आंकड़ा दे रहा है, या वहां दरअसल 1 साल से जनजीवन बिल्कुल ठप पड़ा है? जो लॉकडाउन में हम 4 महीने से हैं, वो दरअसल पिछले 12 महीने से ये काम कश्मीरी झेल रहा है। नहीं, देखिए, कश्मीर को जिस परिस्थितियों में धकेल दिया था वहां की अपनी सियासत ने, वहां के अपने लोगों ने, आज उस सबका जो भुगतान वो कर रहे हैं, ये हमारे मत्थे नहीं मर सकते। 30 साल पहले उन्होंने जो वहां कलाशनिकोव के बल पर एक पूरे के पूरे समुदाय को मार कर, लूट कर, पीट कर भगा दिया था, इनको क्या लगता था कि कुछ भी नहीं होगा? तो अब उस चीज की कीमत चुका रहे हैं कश्मीरी। देखिए, जब आप हिंसा करेंगे, जब आप आतंक करेंगे, जब आप जिहाद के साथ खड़े होंगे, जब आप देश के साथ बगावत करेंगे, तो आप पर कोई पुल नहीं बरसाएगा। जब आप आए दिन सैनिकों की जान लेंगे, निहत्थों के ऊपर आक्रमण करेंगे। पर 370 तो विकास के नाम पर हटाया गया था। आई फॉर एन आई, फाइनली एवरीबडी टर्न्स ब्लाइंड। आप मुझसे बेहतर जानते हैं सुशील। आई फॉर एन आई नहीं है। जब आप किसी देश पर आघात करेंगे, वह देश अपना बचाव करेगा।
नहीं, तो बचाव के नाम पर जो 370 हटाया, विकास की बात कर रहा हूं। विकास हुआ है कश्मीर में पिछले 1 साल में? नहीं, साल भर में आप कैसे कर मान जाते हैं कि विकास कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ करके नहीं होता है। विकास एकदम से आप कहीं पर नल खोल दें तो विकास हो जाएगा, नहीं होता है। विकास के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं, शांति की, व्यवस्था की, कानून की, न्याय की। विकास के लिए पूरे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। संसद में घोषणा, स्कूल कॉलेज चलते थे ना सुशील, स्कूल कॉलेज चलते थे ना पहले कश्मीर में, स्कूल कॉलेज चलते थे, आज चल रहे हैं क्या? जलाए जाते थे। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती थी, के कैलेंडर घोषित किए जाते थे, कारोबार नहीं होता था पहले। कारोबार हाई सीजन में, टूरिस्ट हाई सीजन के अंदर जब हड़ताल बुलाई जाती थी तब ये हुर्रियत से नहीं पूछते थे कि टूरिस्ट सीजन के अंदर हमारे कारोबार का क्या होगा। जब इन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया था इस कश्मीर के अंदर 50-50 दिन के हड़ताल कैलेंडर का, ठीक टूरिस्ट सीजन की हाई पे, तब होटल खाली पड़े हुए थे, तब हाउस बोट। मतलब आप ये कह रहे हैं आप एक प्राउड कश्मीरी हैं। क्या होता है सुशील, आप एक प्राउड, क्या होती है? नहीं, मैं आपकी पीड़ा भी जानता हूं, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, आप प्राउड कश्मीरी भी हैं। मेरा सवाल ये कि बच्चे स्कूल ना जा पाए, नौकरियां मिले ना, आप उस चीज से संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? नहीं, देखिए, आज पूरा देश नौकरियों को लेकर परेशान है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी फंस है, केवल कश्मीर नहीं है। नौकरियों को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन कश्मीर को अलग से रोने की आदत पड़ गई है। जम्मू कश्मीर में यदि सुरक्षा के संबंध में कुछ वहां वर्जनाएं लगाई गई, कुछ प्रतिबंध लगाए गए, तो जम्मू में भी, तो पूरे देश में जो हो रहा है वही कश्मीर में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर की हालत और बुरी है। पहले 8 महीने वो पहले ही लॉकडाउन में थे, ऊपर से ये 4 महीने का और आ गया। जी हाँ। अब वो अलग बात है कि कंगाली में आटा गीला, वो पहले से उन्होंने मुसीबत मोल ले रखी थी। ये डॉक्टर ने नहीं बोला था कि जाकर के आप इसको तशद्दुद में, दहशत में झोंक दें अपने देश को और अपने प्रदेश को। और तो ये कश्मीरी आवाम की गलती थी या कुछ लोग थे? आवाम झेल रही है ना? नहीं, आवाम झेल रही है, लेकिन वो जो बाहर निकल करके स्कूल बसों पे पत्थर मारते थे, अब आवाम कहाँ थी? जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर की अनाउंसमेंट होकर के एनकाउंटर के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, तब आवाम में आवाज बुलंद क्यों नहीं की? तब इरफान हफीज लोन जैसे लोग लकवा मार जाता था इनकी आवाज को। नहीं, अब तो सब काबू में है ना। मैं इसीलिए 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी लेना चाहिए ना, और लेना होगा। लेकिन मेरा लेना चाहिए, लेकिन जो जख्म दिए गए हैं, जो गड्ढे खोदे गए हैं, उनको भरने में, इन सबको ठीक होने में वक्त लगता है। चुटकी बजा करके ये कभी नहीं होगा। तो अब ये वक्त की जहां बात आ जाती है ना, तो नैरेटिव बिल्कुल बदल जाता है। तो 55 साल बनाम अगले 55 साल, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। पर मेरे मूल सवाल का भी एक जवाब नहीं मिला। हमने कश्मीर पर 1 मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। ये 3 मुद्दे, ये मूल आत्मा थी बीजेपी की, ये अब लागू कर दिए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्शियली लागू हुआ है। देश के अच्छे दिन आ गए क्या? देखिए संदीप चौधरी जी, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है 5 साल को, और पूरी ताकत के साथ, पूरी समर्थन के साथ बीजेपी को मैंडेट दिया गया था 2014 में। ये अलग बात है कि उससे पहले भी, जैसा आपने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अब 370 हटाई, और जब 370 हटाई गई तो उस पर यह जरूर कहा गया था कि कश्मीर का विकास भी होगा, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर में अमन और शांति आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा। 370 हटने से पहले भी कश्मीर को सेंटर गवर्न करता था, और 370 हटने के बाद भी कश्मीर को सेंट्रल गवर्न कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, 370 एक कागज में कह दिया हट गया तो हट गया, बात खत्म हो गई। अब तो हट गया, तो अब वहां पर जो वहां की आवाम है, जो वहां के लोग हैं, क्या वो जो पहले थे वो अब नहीं रहे?
ये एक बड़ा सवाल होगा। उनके नौकरी का, रोजगार का, ये से सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है आतंकवाद बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। ये कहने से कि 130 आतंकवादी मार दिए, पहले भी जो हुकूमत सेंटर में रही है, चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, उनमें आतंकवादियों के खिलाफ मिशन चलते रहे, ऑपरेशन चलते रहे, आतंकवादी ढेर होते रहे, लेकिन नए पैदा होते रहे। एक बड़ा सवाल संदीप चौधरी जी ये है कि जमीन का नाम कश्मीर है या जमीन पे उन वहां रहने वाले लोगों का नाम कश्मीर है। तो मुझे अगर ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है आज कि 370 हटा दिया गया, बिल्कुल एक संविधान, एक विधान देश में होना चाहिए, लेकिन कश्मीर की जो आवाम है, क्या उनके दिलों में भारत और तिरंगा आ गया है? एक बात। दूसरी बात, क्या उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन करना, हुर्रियत का समर्थन करना बंद कर दिया है? तीसरी बात यह है कि क्या वो अपने स्वेच्छा से, अपने दिल की भावनाओं और जज्बातों से हमारे साथ मिल गए हैं? ये 3 सवाल हैं। चौथा सवाल यह है कि राम मंदिर आचार्य प्रमोद कृष्ण, नहीं, आपने 370 पे तफसील से बोल दिया। राम मंदिर को लेकर आप खामोश क्यों हैं या कन्नी क्यों काट रहे हैं? राम मंदिर भी एजेंडा में था, अब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, अब राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, बताया जा रहा है राम राज्य लेकर आएंगे, पहली बात राम मंदिर की शुरुआत हो गई। हाँ संदीप जी, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था, लेकिन राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया। ये बनाते तो अध्यादेश लाते, पार्लियामेंट में कानून लाते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। और राम सबके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और संविधान में परिवर्तन का अधिकार लोकतंत्र में दिया जाता है, लेकिन इन्होंने तो शास्त्रों में परिवर्तन कर दिया। सैकड़ों साल से जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, वो 2 महीने बाद देव उत्थान एकादशी के बाद जो मुहूर्त निकलते, तमाम शंकराचार्य उस पर कह रहे थे, लेकिन उसके भी प्रतीक्षा नहीं करी। कोई बात नहीं, राम का काम है, जब हो रहा ठीक हो रहा, लेकिन राम राज्य तो नहीं जब हो रहा है ठीक हो रहा है। जाता उत्तर प्रदेश के अंदर रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज अपहरण हो रहे हैं। ये राम राज्य में तो ये कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। लोग रोजगार को तरस रहे हैं, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, बुरी हालत है, 50,000 से ज्यादा कोरोना के रोज। तो आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये शुभ घड़ी भी नहीं थी, भूमि पूजन जानबूझकर अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? नहीं संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब 370 हट गई, राम मंदिर का निर्माण जैसे भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो जो भी हुआ वो फैसला हो गया और 3 तलाक हट गया। नहीं, आप कह रहे हैं आ गया, समझो माकूल मुहूर्त 2 महीने बाद आता है, ये जल्दबाजी में कर रहे हैं। 5 तारीख ये वो कब मिलेगा? आप खुद आचार्य, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी विद्वान प्रवक्ता हैं, हाँ, मैं इसीलिए सुधांशु से पूछना चाहूंगा, जल्दबाजी कर रहे हैं, 2 महीने बाद आता सही मुहूर्त, आप जानबूझकर 5 को करवा रहे हैं। अभी कोरोना काल पर सवाल ना पूछे जाएं, अभी बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नैरेटिव बदल दो, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, लोग स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन में वीवीआईपी शरीक होंगे। देखिए, 492 साल के बाद ये मौका आ रहा है और लग रहा है जल्दी हो रहा है। स्वतंत्रता के 72 वर्ष गुजरने के बाद निर्णय आ पाया और लग रहा जल्दी हो रहा। और जो आचार्य जी ने देवोत्थान एकादशी कही, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 9 नवंबर 1989 जब हमारे ढांचा खड़ा था, हमारे पास ये जमीन नहीं थी, हमने वहां शिलान्यास किया था, उस दिन देवोत्थान एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई थी, मुलायम सिंह का फेमस डायलॉग, परिंदा नहीं पर मार पाएगा, बाद में 2 नवंबर को फिर गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे, 30 अक्टूबर को नहीं चली थी, उस दिन देवोत्थान एकादशी थी। तो सारे शास्त्रीय विधान, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार शुरू से सारा मुहूर्त विचार करके हुआ मान्यवर, तभी जाके वो इस मुकाम तक पहुंचा है। वरना ऐसे आप धर्माचार्य हैं, मुहूर्त का भी पता होगा और विधान क्या होता है। जो मेरा मूल सवाल है, भूमि पूजन अभी होना जरूरी था, अभी देश लॉकडाउन में है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी बड़े समारोह नहीं कहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भूमि पूजन जरूर हो रहा है 5 तारीख को। कोई बड़ा समारोह तो किया नहीं जा रहा है, बाकी सारे कार्य अपनी जगह हो ही रहे हैं। भाई किसी भी धर्म का मैं नाम यहाँ पे लेके कोई विवाद नहीं क्रिएट कर, धार्मिक त्योहार भी हो रहे हैं, सरकारी कार्य भी हो रहे हैं, बैठकें भी लिए जा रही हैं,
तो सारी की सारी समस्या केवल एक भूमि पूजन पे है, बाकी किसी चीज से कोई समझ नहीं। मतलब मैं बगैर नाम लिए कह रहा हूं, यदि महाराष्ट्र में एक दूसरे समुदाय के धार्मिक उत्सव के लिए बाकायदा बैठक कर लेंगे तब कोई समस्या नहीं है, और यहां पर केवल भूमि पूजन होने से सारी की सारी समस्याएं हैं कि उस 2 घंटे में प्रधानमंत्री वहां रहेंगे और सारा का सारा 2 घंटे प्रधानमंत्री इतने कर्मठ है कि वो फाइल हवाई जहाज में जाते हुए करेंगे और लौटते हुए करेंगे। बहुत कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है ना आजकल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकता था। आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं पूरे देश की जनता उसको देखेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एक व्यक्ति जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हो वो साक्षात होना चाहिए, और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो वहां साक्षात रहेंगे, बाकी पूरा राष्ट्र उसका दूरदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री जिस रथ पर लालकृष्ण आडवाणी निकले थे उस रथ के एक सारथियों में से थे, वो साक्षात देखेंगे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे। मान्यवर, आपको पता है श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की आयु 93 वर्ष है, और इस समय में इस आयु में यात्रा करना ही बहुत उचित नहीं है। और कोरोना काल में आप 93 वर्ष की आयु के व्यक्ति को यह कहे कि वो वहां पर रहे, तो ये एक प्रकार से उनके जीवन को खामखा में संकट में डालना होगा। ठीक है आशुतोष, मैंने जानबूझकर आशुतोष आपको अंत तक रखा क्योंकि ये 3 मुद्दों का घालमेल, मैं उस पर ये सवाल जो कर रहा था, सवाल ये है, और मैं आपकी किताब से जुड़ा ही सवाल पूछूंगा। ये सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं ये जनता की मूल आत्मा, देश की मूल आत्मा थी, ये मुद्दे देश चाहता था। और 370 पर भी आप देखिए, अब राम मंदिर पर कांग्रेस भी कह रही है कि राम मंदिर में कोई आपत्ति नहीं, 370 को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष भी लगभग लामबंद हो गया था। तो आप जो कहते हैं कि नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ है, या दरअसल ये देश की मूल भावना थी और इन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए संदीप जी, सुधांशु जी बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं। अगर ये देश का, भारत का मूल मुद्दा था तो 1998 से लेकर 2004 तक भारत के जो मूल मुद्दे थे उस पर राजनीति नहीं हो रही थी, उसमें सरकार नहीं बनाई। जो भारत के दूसरे मुद्दे थे, जो पाकिस्तान के मुद्दे थे, उस पर क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना के चला रहे थे क्या? तो आप कहते समय जरा थोड़े शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, सुधांशु जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने 1998 में सरकार बनाने के लिए आपने अपने इन 3 मुद्दों को बाहर रख दिया, यानी भारत के जो मूल आत्मा थी, जो भारत के जो मूल मुद्दे थे, उसको आपने किनारे रख दिया। दूसरी बात, अभी बातचीत कर रहे थे सुधांशु जी, कह रहे थे कि देखिए अब ISIS के झंडे दिखाई पड़ते हैं क्या? सुधांशु जी अभी गूगल कर लें, 1 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस की टेररिज्म पर एक रिपोर्ट आई है और जिसमें कहा गया कि केरला और कर्नाटका में ISIS के इस वक्त 150 से लेकर 200 तक आतंकवादी सक्रिय। मेरी रिपोर्ट नहीं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है और उस पर भारत सरकार ने चिंता जताई है। तो ये भी जो बात वो कह रहे थे वो भी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। अभी आप बात कहते हैं कि ये तो मैं मानता हूं, देखिए बीजेपी ने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर अपनी राय नहीं छुपाई, कभी भी धारा 370 पर अपनी राय नहीं छुपाई और कभी भी राम मंदिर के मसले पर अपनी राय नहीं छुपाई। तो अगर उनकी सरकार बनती है, बनने के बाद वो अपने एजेंडे को देश के ऊपर लागू करते हैं और वो निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ने की क्यों कहते हैं आप ऐसा कदम है। आप हिंदू राष्ट्र क्यों कहते कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए? मैं नहीं कहता हूं, ये आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये इनका प्रोक्लेमेशन है। ये आप गोलवालकर किताब पढ़ लीजिए, आप मोहन भागवत को पढ़ लीजिए, आप किसी को पढ़ लीजिए, वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं इसमें इनको किसी तरीके का कोई राग द्वेष नहीं है। यही इनका एजेंडा है जो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। और अभी हाल में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जो है वो आरएसएस, जब हिंदू समाज में कन्वर्ट हो जाएगा तब आरएसएस अपने आप किनारे हो जाएगा। यानी उनका पूरा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कहीं छुपाने की कोशिश इन्होंने नहीं की और इसलिए मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देता। इन्होंने डंके की चोट पर कहा और जब इनके पास बहुमत आया इन्होंने डंके की चोट पर उसको लागू करने का प्रयास किया। हम, आप या बाकी लोग जिनको ये बात पसंद नहीं है वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि पीछे से किया, धोखे से किया, बिल्कुल नहीं। इन्होंने डंके की चोट पर किया है और इसके लिए ये प्रतिबद्ध थे और लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि आज भारत 3 सबसे बड़े संकटों से गुजर रहा है। मेडिकल क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी बड़ी मेडिकल क्राइसिस सदियों में, शताब्दियों में आती है। इकोनॉमिक क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी बड़ी क्राइसिस कभी नहीं आती है। और अमेरिका आज की तारीख में 32.6
20% के नेगेटिव ग्रोथ हाँ, में एनुअल रेट वो तो दिखाई पड़ खाया रहा है। है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ में दिखाई पड़ रहा। भारत का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 32% गिर चुका है। भारत का जो कोर सेक्टर है उसके ठीक है। 15% उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। हाँ। और ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी ये बात, मैं स्पष्ट आखिरी होना बात कहना चाहिए। चाहता ठीक हूं। है, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी। मतलब आप हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे और आप ताल ठोक कर अब बना रहे हैं। संदीप जी, एक तो देखिए हमारे मित्र आशुतोष जी खुद ही गलती कर गए। मैंने तो कश्मीर में आईएसआई के झंडे की बात की थी, केरल में चले गए। नहीं, सवाल दूसरी पर बात, रहते हैं, वक्त की बहुत कमी बड़ा है। अंतर क्या रहा। हाँ, मैं एक पॉइंट कश्मीर धारा 370 हटने की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि अब कश्मीर सेकुलर हो गया, क्योंकि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, कश्मीर विधानसभा ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। अब यूनियन टेरिटरी होने के बाद वह सेकुलर हो तो गया। मतलब आप ये ताल हिंदू ठोक राष्ट्र कर वाला अब हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे, हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। मेरा सवाल, अंतिम सवाल, 20 सेकंड का जवाब। देखिए, जिन लोगों को ये सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र से समस्या होती है ना, वो जानते क्यों होती? वो मुस्लिम राष्ट्र के नजरिए से हिंदू राष्ट्र देखते हैं। हिंदू धर्म में ना जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना काफिर को मारने का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हिंदू पद पातशाही एकमात्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। ना कोई मस्जिद तोड़ी गई, ना किसी के साथ बुरा बर्ताव किया गया, ना किसी की हत्या की गई। इसलिए तो मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे और अब आप बनाकर उसे छोड़ेंगे। आशुतोष ये बात कह रहे हैं कि ताल ठोक कर ये कर रहे हैं एंड यू कांट डिनाई इट। सुधांशु, लास्ट लाइन जी। मतलब आप हिंदू राष्ट्र नहीं, बनाने हम निकले तो- थे, बना रहे हैं। ये घोषित एजेंडा था, आपने देखिए, हम खुल्लम तो- खुल्ला किया। देखिए, यह राष्ट्र की जो मूल संस्कृति जिसके कारण यह सेकुलर है वो हिंदू संस्कृति है। हाँ, इसी वजह से सेकुलर है। अन्यथा 56 मुस्लिम देशों में एक भी सेकुलर नहीं है और तो 90% ईसाई देश ठीक सेकुलर है, ठीक है। आज थोड़ा वक्त कम था और आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुशील पंडित भी कुछ कहना चाह रहे थे। वक्त की कमी है, आप दोनों से इस बात के लिए माफी। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।